अच्छा, अब हम शेयर होल्डर्स इक्विटी स्केड्यूल को भरना शुरू करेंगे। हमने अब रो 71 से शुरू करती हैं। ये जो कॉमन स्टॉक इशूड एट पार है, बैलेंस शीट के बारे में आप ये जान लें कि बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट कैप्चर करती है एक वक्त पे, यानी कि अगर आपकी पिक्चर नहीं बदली ना पिछले साल से, तो आपकी बैलेंस शीट कांस्टेंट रहेगी। मैं ये इस वक्त कॉमन स्टॉक इशूड एट पार और एडिशनल पेड इन कैपिटल को पिछले पीरियड से लिंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई और नया कॉमन स्टॉक इशू नहीं हो रहा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और मैंने फ़र्क लाइन आइटम बनाया हुआ है, ये कॉमन स्टॉक इशूड एट पार टू SAS जो हमारा क्लाइंट है जिसको हम एडवाइस कर रहे हैं, और एडिशनल पेड इन कैपिटल टू SAS। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स। ये होता है पिछले साल का बैलेंस प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड्स। अब यहाँ पे केयरफुल रहना है क्योंकि मैं अक्सर जो कॉस्ट्स हैं और जो आउटफ्लोज हैं उनको एक नेगेटिव साइन से यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मैंने माइनस लगाया होता तो वो माइनस, आपको पता है, दो माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सारे का सारा बैलेंस शीट पॉपुलेट कर दिया। इधर मैंने एक थोड़ी सी गलती ये की है इस पॉपुलेट करने में कि ये जो कॉमन स्टॉक इशूड एट पार और एडिशनल पेड इन कैपिटल, इसको भी मुझे कांस्टेंट रखना चाहिए था कॉलम्स JKL के अंदर। अभी आप बाद में देखेंगे, मैं ये पकड़ूंगा गलती जब मैं पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉपुलेट करता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशंस के थ्रू कितना कैश पैदा हुआ, इसको हम पॉपुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि अकाउंट्स रिसीवेबल में जो चेंजेस है उसकी वजह से कैश पे क्या इम्पैक्ट हुआ। अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा बढ़ा फ्रॉम 14,800 टू 17,410। अब इसको जब मैं 14,000 को माइनस करूँगा 17,000 से, तो ये मुझे बताएगा कि तकरीबन 2526 का जो अमाउंट है वो उस अमाउंट से कैश कम हुआ है। ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि जब अकाउंट्स रिसीवेबल या एसेट्स जब ऊपर जाते हैं तो उससे कैश कम होता है। अब यहाँ पे मुझे मेरे ख़्याल से इधर मुझे पता चल रहा है कि ये मैंने अदर करंट एसेट्स को गलत तरीके से कैलकुलेट किया है, और मैं अभी जा रहा हूँ उस साइट पे उसको ठीक करने के लिए, उस कैलकुलेशन को। और ये अभी मैंने वो कैलकुलेशन ठीक कर दी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब क्योंकि जब वो कैलकुलेशन अब ठीक हो गई है, अब हम दोबारा आते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ऑल्ट सेलेक्ट करके ऑल्ट HAC से सेंटर किया, और अब मैं अकाउंट्स पेएबल को कैलकुलेट कर रहा हूँ। करंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर्स बैलेंस। पेएबल्स जब बढ़ेंगे तो पेएबल्स बढ़ने से ये मेरा कैश एक इंक्रीज़ होता है, और सिमिलरली जब लाइबिलिटीज़ ऊपर जाती हैं तो लाइबिलिटीज़ का ऊपर जाना भी कैश के लिए पॉजिटिव होता है। इस तरीके से ये जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स और पेएबल्स हैं एक दूसरे को ऑफसेट करते हैं, और यही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के। नेट इनकम में आपने डिप्रिसिएशन ऐड की जो एक नॉन कैश आइटम है, और जो चेंजेस हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में उनको आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग पे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग वो चीज़ें हैं जिससे आपके एसेट्स बन रहे हैं। ये हमने कैपेक्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिप्रिसिएशन स्केड्यूल में ऑलरेडी कैलकुलेट किए थी। तो ये हम इधर सिंपली वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको लिंक कर रहे हैं, और ये टोटल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इनका सम है। अब हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में। अब ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स को कोई नया स्टॉक नहीं दे रहे, हम कोई और डेट भी रेज नहीं कर रहे, तो इसलिए ये जो रोज़ 103 टू 105 है ये मैंने डिलीट कर दी। लेकिन हमने ये SAS से इस एयरपोर्ट ने पैसे रेज़ किए, तो यहाँ पे वो 30 मिलियन की एंट्री आ जाएगी, लेकिन हम वो 30 मिलियन की एंट्री टाइप करने की बजाय उसको लिंक करेंगे।
इस अपने शेयर होल्डर्स एक्विटी स्केड्यूल से, क्योंकि जैसे पहले बताया था बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप हमेशा एक नंबर को फ्लो कराते हैं पूरे मॉडल के थ्रू, बार बार टाइप नहीं करते। इसी तरह ये जो डिविडेंड्स की हमने कैलकुलेशन की थी शेयर होल्डर्स एक्विटी में, उसको भी यहाँ पे लिंक करेंगे, और ये जो डेट की पेमेंट्स हैं उसको भी हम डेट स्केड्यूल से लिंक कर देंगे। दूसरा तरीका पेमेंट्स का ये है कि हम इसी बैलेंस शीट से उसको इन डेट पेमेंट्स को कैलकुलेट कर दें बाय टेकिंग पिछले साल का बैलेंस माइनस करंट ईयर्स बैलेंस। दोनों तरीके ठीक हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पे दोबारा कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं या आप लिंक करना चाह रहे हैं, वो इंटायरली आपके ऊपर है। अब जब ये चेंज इन कैश बैलेंस आ जाता है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आपके पास सारे आइटम आ जाते हैं जिससे आप बैलेंस शीट बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होंगे सिंपली पिछले साल का बैलेंस इक्वल्स टू बैक एरो की फॉर पिछले साल का बैलेंस प्लस द चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और ये जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बैलेंस शीट चेक ठीक हो जाता है और आपके मॉडल बैलेंस हो जाता है। लेकिन आपका मॉडल बैलेंस नहीं होगा 10, 11, 12 में, क्योंकि हमने जो ये 30 मिलियन की एक्विटी रेज की है SAS से इस मॉडल में, उसको हमने अपनी बैलेंस शीट पे ठीक तरीके से अभी कैप्चर नहीं किया हुआ। जैसे बताया था कि बैलेंस शीट इज़ अ स्नैपशॉट इन टाइम। बैलेंस शीट आपको एक टाइम का पे बताती है कि इस टाइम पे सिचुएशन क्या है एक कंपनी की। तो इसलिए हम जब भी कोई चेंज नहीं हो रहा होता इस चीज़ में, मतलब यहाँ पे क्योंकि हमने एक एक्विटी रेज़ की 2009 में, अब वो एक्विटी कहीं गई नहीं, ज़रूरी है कि हम उसको अगले सालों में भी दिखाएं। अगर हम अगले सालों में नहीं दिखाएंगे तो हम इम्प्लाई ये कर रहे हैं कि वो एक्विटी किसी तरह गायब हो गई। अगर आपको पता है अकाउंटिंग में कोई चीज़ गायब नहीं होती, हर चीज़ डबल एंट्री से होती है, और अगर एक कोई चीज़ ऊपर जाती है तो दूसरी कोई चीज़ नीचे आती है, और इसी तरह चलती है अकाउंटिंग। यही पूरी कहानी है डेबिट्स और क्रेडिट्स की, जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आके जुड़ती है, जिससे लोग सेंस बनाते हैं एक बिज़नेस का। तो अब हम उस मोड़ पे पहुंच गए हैं कि ये फाइनेंशियल मॉडल तो जुड़ गया, लेकिन अभी तक इसका जो पूरी कहानी है वो नहीं जुड़ी। इधर एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अक्सर सिचुएशन आएगी कि आपका मॉडल आपसे बैलेंस नहीं हो रहा होगा। ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है मॉडलर्स को कि उनसे मॉडल बैलेंस नहीं होता। तो जब मॉडल बैलेंस नहीं होता, बड़ा ज़रूरी है कि बजाय कि आप हर तुक्के मारें मॉडल को बैलेंस करने के लिए, आप एरर को आइसोलेट करें। एरर को आइसोलेट करने का तरीका ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चेक करें और उनको कलर कोड करते जाएं। यानी कि अगर आपने सबसे पहले आप चेक करें कि आपने अपने रिसीवेबल्स को ठीक तरीके से कैप्चर किया है या नहीं। अगर आपने ठीक तरीके से कैप्चर किया है, उनको उसकी एक कलर कोडिंग कर दें, ये समझने के लिए और ये कहने के लिए कि ये यहाँ पे गलती नहीं है, अब दोबारा इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कलर कोडिंग करते रहेंगे तो आपको बार बार उस जगह पे वापस नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत अहम बात है मॉडलिंग के अंदर कि आप एरर को आइसोलेट करें एक हैपहैज़र्ड तरीके से। ये बहुत सारे जब नए एनालिस्ट आते हैं वो ये गलती अक्सर करते हैं कि वो आगे पीछे जाते रहते हैं टैब्स में मॉडल में गलती ढूंढने के लिए। उनको लगता है कि बस इस तरह वो जल्दी जल्दी आगे पीछे मॉडल में चल के गलती ढूंढ लेंगे। इस तरह टाइम ज़ाया होता है और इस तरह इससे बेहतर है कि आप ये एरर आइसोलेशन की अप्रोच लें। अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना ली हैं, लेकिन हमने अभी तक रिटर्न्स एनालिसिस नहीं किया। हमने अभी तक इस चीज़ का एनालिसिस नहीं किया कि अगर हमारा इन्वेस्टर पैसे डालता है इस एयरपोर्ट के अंदर तो वो किस किस्म का रिटर्न कमा सकता है, और उसका जो रिटर्न है वो किन किन सिचुएशंस में पूरा होता है। वो चीज़ हम कंट्रोल पेज पे पूरी करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हमें एक रिटर्न्स एनालिसिस करना है। हमें एक IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करनी है कि
ये जो हम 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, इनको करके हमारे इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिलेगा। और IRR का हम मेट्रिक इसलिए यूज़ करें क्योंकि क्लाइंट ने हमें कहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इन बिज़नेस में इन्वेस्ट करके मैं इतना IRR कमा भी सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट की। ये एक एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA एक बड़ा कॉमन मल्टीपल होता है। मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि जो एयरपोर्ट है 7 टाइम्स एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA पे ट्रेड करता है, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ EBITDA को एक एंटरप्राइज वैल्यू की फोरकास्ट बनाने के लिए। एंटरप्राइज वैल्यू होती है कंपनी की टोटल वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। इस एंटरप्राइज वैल्यू से अगर आप डेट निकाल दें और कैश ऐड कर लें तो इक्विटी वैल्यू बन जाती है। इक्विटी वैल्यू यानी कि शेयर्स की वैल्यू। एंटरप्राइज समझ लें पूरी फर्म की वैल्यू जिसमें डेट और इक्विटी दोनों आते हैं। इक्विटी वैल्यू वो है जिसमें हमने डेट को निकाल दिया है और सिर्फ जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनकी हम वैल्यू को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी डेट की फोरकास्ट लगा दी और अभी मैं अपनी प्रोजेक्टेड इक्विटी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा हर साल में। और मेरी इक्विटी वैल्यू प्रोजेक्टेड इसलिए कि मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे अज्यूम मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मेरा मल्टीपल EBITDA एग्जिट EBITDA मल्टीपल नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे मेरा EBITDA बढ़ता जाएगा मेरी फर्म की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे मैं अपना डेट पे डाउन करता जाऊँगा मेरी इक्विटी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। 2 तरीके हैं ये अपनी इक्विटी वैल्यू बढ़ाने के, 3 तरीके हैं बल्कि। आप अपनी अर्निंग्स बढ़ाएं, आप अपना डेट पे डाउन करें, या आपको ज़्यादा ऊंचा मल्टीपल मिले। ये एक बड़ा कॉमन इंटरव्यू सवाल है जो प्राइवेट इक्विटी के इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है कि क्या 3 तरीके हैं इन्वेस्टर के जो रिटर्न्स हैं उसको बढ़ाने में। अब मेरा जो इन्वेस्टर है उसकी तकरीबन 10% इक्विटी है यहाँ पे, इसलिए मैं उस 10% को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कंपनी की टोटल इक्विटी वैल्यू से, और इसको मैं अब एक इस IRR टेबल में लगाऊंगा और मैं आपको भी थोड़ी देर में सिखाऊंगा कि IRR कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ अपनी इक्विटी वैल्यू की एक फोरकास्ट बना रहा हूँ। तो यानी कि आप ये देख लें कि 2009 में तकरीबन 32,000 की वैल्यू बनती है, और या 32 मिलियन की, 2010 में 36 मिलियन की, 2012 में 58 मिलियन की। इस तरीके से मेरी जो प्रोजेक्टेड इक्विटी वैल्यू है वो बढ़ती है उन सारी अजम्पशंस को जहन में रखते हुए जो हमने इस मॉडल में डाली। और इस इक्विटी वैल्यू में हम ऑब्वियसली अपने डिविडेंड्स का शेयर भी ऐड करेंगे। और अब ये जो नीचे आप टेबल देख रहे हैं, IRR बेसिकली चलता ऐसे है कि पहला इसका फॉर्मूला ऐसे होता है कि आप जब लिखते हैं ना इक्वल्स टू IRR और आप ब्रैकेट खोलते हैं तो जो पहला आइटम है वो एक नेगेटिव नंबर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट। और जो अगले पॉजिटिव, अभी ये मैं लिखूँगा यहाँ पे, इक्वल्स टू IRR ओपन ब्रैकेट, ये जो वैल्यूज़ हैं पहला नंबर हमेशा नेगेटिव होना चाहिए इम्प्लाई करने के लिए कि ये एक इन्वेस्टमेंट अंदर जा रही है। और फिर आप सेलेक्ट कर लें कॉलम्स एक पॉजिटिव नंबर्स की। IRR जो है हर एक पॉपुलेटेड सेल को एक 1 पीरियड की तरह ट्रीट करता है। अब आपने जहन में केयरफुल रहना इस चीज़ के लिए कि बीच में कहीं मतलब ये जो कॉलम आई है इसको ब्लैंक होना चाहिए। अगर ये कॉलम आई ब्लैंक नहीं होता तो वो जो IRR की कैलकुलेशन है वो अज्यूम करती कि एक और पीरियड में कोई पैसे नहीं आए। IRR के 2 फॉर्मूले हैं, एक है IRR और एक है XIRR। XIRR जो है वो आपको नॉन एनुअल पीरियड्स की कैलकुलेशन भी करके दे सकता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं आई में कॉलम सेल I27 में 0 दबाऊंगा तो आप देखेंगे मेरा IRR चेंज हो जाएगा। और यही वो एक लिमिटेशन है जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ये आपने देखा मेरा IRR नीचे गया 9.5% से 4.5% पे, और वो इसलिए गया क्योंकि जब IRR के फॉर्मूले में ब्लैंक होता है तो फॉर्मूला समझता है कि इस ब्लैंक को उसने इग्नोर करना है, लेकिन अगर उसके फॉर्मूले में कोई नंबर आ जाता है 0 जैसा तो वो फॉर्मूला समझता है कि इसको उसने एक टाइम पीरियड की तरह ट्रीट करना है।
आईआरआर के फॉर्मूला जो अभी हमने यूज़ किया है एनुअल मॉडल्स के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली मॉडल बना रहे हैं या बाय मंथली मॉडल या कोई और पीरियड का बना रहे हैं तो आप आईआरआर यूज़ ना करें, आप हमेशा एक्स आईआरआर यूज़ करें, जिसमें आप कैश फ्लोज के अलावा डेट्स को भी इनपुट करेंगे। अब हम आते हैं इस डैशबोर्ड को बनाने में। अब ये जो डैशबोर्ड है ये समझ लें निचोड़ है इस फाइनेंशियल मॉडल का, लेकिन और यहाँ पे आप देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कितनी काम की चीज़ हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने बहुत सारी जो हमारी इनपुट्स हैं ब्लू में, उनको हमने उठा के इस पेज पे लेके आना है और उन इनपुट्स को अब दोबारा रीलिंक करना है इस पेज से, ताकि इस पेज से पूरा मॉडल चले। और जब हमारी सारी अपनी मर्ज़ी की इनपुट्स और मर्ज़ी की आउटपुट्स इस पेज पे आ जाएंगी, तब हम इस मॉडल के साथ खेल सकेंगे और उस मॉडल के साथ खेल के हम ये समझ सकेंगे कि फ़र्क अजम्पशंस को बदल के हमारे कैश फ्लोज, हमारे रेवेन्यू, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कितना फ़र्क आता है। ये वो चीज़ें हैं जो लोग समझना चाहेंगे आपके साथ कोऑपरेट करने से पहले आपके किसी भी बिजनेस वेंचर में। तो जैसा आपने देखा, मैंने ये एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशंस पेस्ट की। अब मैं और जो इनपुट्स हैं ऑपरेटिंग मॉडल टैब से, उनको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और जब ये सारी चीज़ें पेस्ट हो जाएंगी, अभी मैं ये बेसिकली इनपुट्स पेस्ट कर रहा हूँ और ये मैं 2-3 दफ़ा करूँगा और आप देखें माउस के बगैर हो रहा है। कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, ये मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल पेज डाउन से कंट्रोल पेज पे आए, कंट्रोल वी से पेस्ट किया और अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स को लिंक किया अपने फाइनेंशियल मॉडल स्टेप 0 के साथ, ताकि हमारी जो की आउटपुट्स हैं वो भी आ जाएं। ये सब कुछ माउस के बगैर हो रहा है। ये मैंने गलती कर दी है। अब मैं इसको अंडू करूँगा। अंडू करने के लिए कंट्रोल Z का शॉर्टकट यूज़ होता है। और अभी ये मैं बेसिकली लिंक कर रहा हूँ रेवेन्यू को, ईबिटा को, नेट इनकम को, और इसको करने में मुझे 2-3 मिनट लगेंगे। 2-3 मिनट नहीं, लेस देन, मतलब अभी आप ये देखेंगे ये सेंटर में आ गया नंबर। ये सिर्फ फॉर्मेटिंग की वजह से, इसके बारे में परेशान नहीं होना आपने। ये सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन हुआ है। अगर इसी आप अभी ऑल्दो ये सेल में आप अगर Alt+H+AC दबाएंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग ठीक हो जाएगी। ये नेट इनकम को लिंक करेंगे फाइनेंशियल मॉडल स्टेप 0 से, और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को लिंक करेंगे बैलेंस फाइनेंशियल मॉडल स्टेप 0 से। और अब हमने जो हमारे की फाइनेंशियल्स हैं, रेवेन्यू, ईबिटा, नेट इनकम, कैश, वो हम ले आए हैं। और अब हम अपने जो हमारे रिटर्न्स, हमारे जो इन्वेस्टमेंट की अजम्पशंस हैं कि 30 मिलियन डाल रहे हैं 2.8 रुपीज़ पर शेयर पे, उसको भी कंट्रोल पेज पे चले जाते हैं। अब ये आप जहन में रखें कि अभी ये जो कंट्रोल पेज के इनपुट्स हैं ना, अभी इसके मॉडल नहीं चला रहे। जब तक हम बाकी मॉडल की इनपुट्स को रीलिंक नहीं करेंगे, आप समझें इस मॉडल की जो प्लम्बिंग है वो नहीं बदलेगी। और ये बड़ा फ़ायदा है बेस्ट प्रैक्टिसेस का कि आपको ये हमेशा बताती है कि प्लम्बिंग कहाँ से चल रही है इस वक्त। तो ये एडिशनल शेयर्स इशूड की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 2.8। क्योंकि ये कैलकुलेशन है, मैंने Alt+H+FC दबा के इसको ब्लैक कर दिया और मैंने अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको लिंक कर दिया और इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं इस मेरी इन्वेस्टमेंट के बाद। और अब मैंने अपनी ओनरशिप को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, क्योंकि ये अब उसी पेज पे कैलकुलेट हो रहा है तो मैंने इसकी कैलकुलेशन ब्लैक कर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए। अपना ईबिटा मल्टीपल मैंने टाइप इन किया और अब जो मेरा IRR एनालिसिस है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँगा जो मैंने पीछे से किया हुआ था शेयर होल्डर्स अपने रिटर्न एनालिसिस सेटअप में। और जब ये सब हो जाएगा
उसके बाद मैं इसको रीलिंक करना शुरू करूँगा। ये अभी आप देखेंगे कि मैं अभी इस मोड पे हम इस टाइम पे हम उधर पहुंच गए हैं कि हमने सारा कंट्रोल पेज सेटअप तो कर लिया है, लेकिन ये कंट्रोल पेज अभी फंक्शनल नहीं है, क्योंकि इस कंट्रोल पेज की जो इनपुट्स हैं ये वो इनपुट्स नहीं हैं जो बाकी सारे मॉडल को चला रही हैं। हम जब बाकी सारे मॉडल की इनपुट्स को रीलिंक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इनपुट्स हैं इनको बदलने से आपको एक आपके सामने एक तस्वीर आती जाएगी कि एयरक्राफ्ट ट्रैफिक मूवमेंट्स बदलने से आईआरआर पे क्या इम्पैक्ट आता है, ईबिटा पे क्या इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ पे मैं शुरू करूँगा रीलिंकिंग। ऑपरेटिंग मॉडल पे सारी इनपुट्स थी, अब उन इनपुट को मैंने रीलिंक किया कंट्रोल पेज पे, और जब मैंने उनको रीलिंक कर दिया तो फिर इस इनपुट का कलर मैं कर दूँगा ग्रीन, क्योंकि ये है बेस्ट प्रैक्टिस कि लिंक हमेशा ग्रीन होते हैं, इनपुट हमेशा ब्लू होती है, कैलकुलेशन हमेशा ब्लैक होती है, और जो ऐसी कैलकुलेशन जिसके बारे में पक्के नहीं है वो रेड होती है। अभी आप ये देखें, मैंने एयरक्राफ्ट ट्रैफिक मूवमेंट्स को डिलीट किया तो उससे मेरे बाकी जो सारे इंडिकेटर्स थे वो बदल गए, और ये वो अब शुरू हो रहा है कि अब जो है ना, अब हम घुस सकते हैं इस मॉडल के अंदर। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किस अजम्पशन को ज़्यादा टेस्ट करना है, किस चीज़ के पीछे हमें ज़्यादा टाइम लगाना है, किस चीज़ की हमें ड्यू डिलिजेंस करनी है। ड्यू डिलिजेंस का अक्सर लोग वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ड्यू डिलिजेंस आप हर चीज़ की नहीं कर सकते। ये जो मॉडल बनाने की एक्सरसाइज है ये बड़ी ज़रूरी है इस चीज़ में कि आप वो लिस्ट बनाएं, उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिससे वाकई सुई हिलती है। आपने शायद 80-20 रूल के बारे में सुना होगा कि 20% चीज़ें होती हैं जिससे आप 80% चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉडल में बड़ा ज़रूरी है कि आप उस 80-20 रूल को फॉलो करें और आप डिटेल में गुम ना जाएं। एक टर्म होता है अंग्रेज़ी में, उसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, कि आप अगर एनालिसिस करते जाएंगे तो आप गुम सकते हैं और आपसे फिर कोई चीज़ बढ़ेगी नहीं आगे। तो उस चीज़ के बारे में आपने अवेयर रहना है। यहाँ पे अभी मैंने काफ़ी सारी इनपुट्स कनेक्ट कर दी हैं, और क्योंकि मैंने कनेक्ट कर दी हैं तो अब मैं खेल सकता हूँ इस मॉडल के साथ। मैं अभी एक्चुअली पहले मैं ये आई थिंक इस ईबिटा मल्टीपल को भी लिंक करूँगा वहाँ से अपने कंट्रोल पेज पे, और फिर मैं इस ईबिटा मल्टीपल को वेरी करूँगा चेक करने के लिए कि जब हम ईबिटा मल्टीपल को वेरी करते हैं या प्राइस पर शेयर को वेरी करते हैं तो उससे हमारे रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। और इसी किस्म का रिटर्न्स एनालिसिस, एक रिटर्न्स की रेंज आपका इन्वेस्टर देखना चाहेगा, आपका इन्वेस्टर जानना चाहेगा कि क्या रेंज हो सकती है उसके रिटर्न्स की। ये वो कोन ऑफ पॉसिबिलिटी है, ये अब वो कोन ऑफ पॉसिबिलिटी है जिसकी हमने पहले चैप्टर में बात की थी, जो अब आप इमेजिन कर सकते हैं। कोन ऑफ पॉसिबिलिटी यहाँ पे एयरक्राफ्ट ट्रैफिक मूवमेंट बदलने से, एयरक्राफ्ट की प्राइस एस्केलेटर बदलने से और इन्वेस्टमेंट पर शेयर की कीमत बदलने से पता चल सकती है। ये इधर ऑल्ट, मैंने आपसे पहले ऑल्ट TUT की बात की थी, ये ऑल्ट TUD भी बड़ा कमाल एक शॉर्टकट है जिससे आपको पता चलता है कि ये सेल कहाँ जा रहा है। जब आप कंट्रोल पेज बना लें तो ज़रूर ऑल्ट TUD से चेक करें कि ये जो कैलकुलेशन है वो कहाँ जा रही हैं। अगर ऑल्ट TUD दबाएंगे और कोई लिंक किसी और टैब पे होगा तो वो ये डॉटेड लाइन आ जाएगी जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी। उस डॉटेड लाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उस सेल की डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, और फिर उसी तरह F5 एंटर दबा के आप अपनी ओरिजिन पे वापस आ सकते हैं। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपना डैशबोर्ड जोड़ लिया है और मैं अब इस पोजीशन में हूँ कि मैं अपने इन्वेस्टर को एडवाइस दे सकूँ कि क्या प्राइस पर शेयर ठीक रहेगी उसके लिए कि उसके पास एक मार्जिन भी हो और वो अपना रिटर्न भी बना सके।
और इससे खेलने के लिए मैंने आपको जब वो फर्टिलाइज़र का एग्ज़ाम्पल दिया था तो मैंने आपको कुछ बटन दिखाए थे। मैं अभी आपको बटन बनाना सिखाता हूँ। ये जो डेवलपर टैब है इसके अंदर जो ये एड-इन्स हैं यहाँ पे ये बटन्स होते हैं। अगर आप बटन ड्रॉ करेंगे उस पर राइट क्लिक करेंगे और सेल लिंक पे जाएंगे और उस सेल को कनेक्ट करेंगे किसी सेल के साथ, तो आप इस स्क्रोलर बटन के थ्रू एक नंबर को चला सकते हैं। और ये यहाँ पे मैंने किया। इसको थोड़ा सा मैं अगर स्लो करूँ तो डेवलपर टैब पे पहले क्लिक करेंगे, फिर एड-इन्स पे, फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पे एक स्पिन बटन होगा। स्पिन बटन पे क्लिक करके स्पिन बटन ड्रॉ करेंगे। जब स्पिन बटन ड्रॉ हो जाएगा तो स्पिन बटन पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक चीज़ नज़र आएगी, सेल लिंक पे क्लिक करेंगे। फिर वो सेल लिंक आप क्लिक करेंगे उस सेल पे जिसको भी आप लिंक करना चाह रहे हैं, और फिर आप इससे जब आगे पीछे इसको क्लिक करेंगे तो ये नंबर ऊपर नीचे होगा। और यही नंबर अगर आप एक ग्राफ फॉर्म में डाल दें या आप किसी और फॉर्म में डाल दें तो आपके जो डैशबोर्ड है ना उसमें थोड़ी और जान आनी शुरू हो जाती है। ग्राफ कैसे बनाते हैं और किस किस्म के बनाते हैं वो मैं इस टॉपिक में नहीं कवर करूँगा। मकसद था आपको ये मेन चीज़ें सिखाना जो अब मैंने कवर कर ली हैं। आपका बहुत शुक्रिया ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स अटेंड करने के लिए। अगर सवाल हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।